हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हम हाउस होल्ड सर्किट को पूरी तरह रिवाइज करने वाले हैं और इसके रिलेटेड मैं वन शॉट वीडियोस ऑलरेडी काफ़ी अपलोड कर चुका हूं। बट मैं आपसे सिर्फ यही चाहता हूं यार कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इनको लाइक जरूर करें ताकि हमारे यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझ में आए कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, ताकि वो किसी और को भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो अदरवाइज अगर आप लाइक नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे ही, तो हमारा चैनल कैसे ग्रो कर पाएगा ना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम मिलकर इस चैनल को ग्रो कर सकें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा पार्ट ए की, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ पावर एंड हाउस वायरिंग। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज 9.1, इसका नाम है ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू द कंज्यूमर। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जल्दी से खत्म करते हैं। सबसे पहली बात, जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन है, उस जनरेटिंग स्टेशन के अंदर जो हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं उसकी जो वोल्टेज होती है वो 11 किलो वोल्ट होती है। अब सवाल यही है कि 11 किलो वोल्ट ही क्यों, उससे ज्यादा क्यों नहीं, उससे कम क्यों नहीं। देखिए 11 किलो वोल्ट से ज्यादा अगर आप वोल्टेज जनरेट करेंगे तो वायर्स के अंदर जो इंसुलेशन होती है वो डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से पूरी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए 11 किलो वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज जनरेट नहीं किया जाता। कम इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि आगे जाके आपको बताऊंगा कि अगर आपकी वोल्टेज कम होती है तो वायर में जो करंट की वैल्यू है वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट जो हमने पढ़ा था I²RT, हमने पढ़ा था ना कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट आपकी जनरेट होती है, वो I²RT से रिप्रेजेंट करते हैं। आई मेरा करंट है, आर रेजिस्टेंस है, टी मेरा टाइम होता है। तो अगर तुम्हारे करंट की वैल्यू बढ़ गई तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ज्यादा हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा, तो हम उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 11 किलो वोल्ट से कम वोल्टेज हम जनरेट नहीं कर सकते। तो ये है आपके 11 किलो वोल्ट के रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर। अब हम बात करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होती है, ऑब्वियस है ये डीसी सप्लाई नहीं है, ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट होता है जिसकी अपनी एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है जो कि 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज का क्या मतलब होता है? 50 हर्ट्ज का मतलब होता है कि एक सेकंड में 50 जो इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं वो आपकी जनरेट होंगी। ठीक है, देखिए हमारे पास जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट को शो करते हैं तो वो इस तरह से शो किया जाता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि लगातार आपका जो करंट बन रहा है या जो ईएमएफ जनरेट हो रही है उसकी वैल्यू इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है, और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती जा रही है। पूरी एक जो वेव होती है ना, जितने टाइम में ये एक वेव तैयार होती है हम उसको मतलब टाइम पीरियड कह देते हैं, और नंबर ऑफ वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं एक सेकंड के अंदर वो उसकी फ्रीक्वेंसी कही जाती है। तो आपका जो सोर्स है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है वो एक सेकंड में 50 इलेक्ट्रिक वेव्स को जनरेट कर रहा है, तो इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, 50 हर्ट्ज हो जाती है, जिसमें 50 पॉजिटिव पोलैरिटीज होंगी, 50 नेगेटिव पोलैरिटीज। पॉजिटिव पोलैरिटी होती है एक वन पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव पोलैरिटी होता है ऑपोजिट डायरेक्शन जो है फ्लो ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ज्यादा डिटेलिंग जाननी है तो मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, वहां जाना, वहां पे आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पावर जनरेशन हमारी 11 किलो वोल्ट की होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका हमें इस्तेमाल करना है। देखिए यार आपको पता है कि अगर एक 100% एफिशिएंसी वाला कोई भी सिस्टम है तो उसका पावर इनपुट पावर आउटपुट के बराबर होता है। पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट शुड रिमेन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। मतलब ये कि अगर तुम्हारी वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर आपकी वोल्टेज घटेगी तो करंट की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। अब सवाल ये था कि ऑल्टरनेटिंग करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तारों के थ्रू कैसे भेजा जाए। देखिए सिंपल सी बात है यार, अगर करंट तुम्हारे वायर्स में फ्लो करेगा तो तुम्हारी जो हीट जनरेशन है वो तो होगी ही होगी। अगर मैं किसी तरीके से इस हीट जनरेशन को कम या ज्यादा कर दूं तो उससे क्या होगा कि मैं अपने इलेक्ट्रिसिटी को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता हूं। देखिए अगर आप अपने करंट को लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल कराना चाहते हो तो करंट की वैल्यू कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर कम होगी तो हीटिंग इफेक्ट कम होगा, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा वेस्ट नहीं होगी और लॉन्ग डिस्टेंस वो ट्रेवल कर जाएगा। ऐसा करने के लिए आपको वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि इन्वर्सली होते हैं। उसके बाद हमारे घर के अंदर
कम करंट वाले अप्लायंसेस नहीं चलते हैं, तो वहां पर करंट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम वोल्टेज को घटा देते हैं। और आपको पता है हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट का होता है। तो देखो बन रही है 11 किलो वोल्ट, हमारे घर में आती है 200 वोल्ट, मतलब 200 वोल्ट के रिलेटेड जो करंट हमें चाहिए वो हमारे घर में हमें मिलता है। अब सवाल ये आता है कि इन वोल्टेज को कम या ज्यादा कैसे किया जाता है। तो कम या ज्यादा करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर्स का इस्तेमाल करते हैं। मेरे पिछले वन शॉट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करते हैं। और अगर आपने वोल्टेज बढ़ानी है तो हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करेंगे, अगर वोल्टेज घटानी है तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब पूरे फंक्शनिंग को जल्दी से समझ लेते हैं। हमारे पावर स्टेशन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो 11 किलो वोल्ट होती है। कम या ज्यादा क्यों नहीं होती वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब आगे देखिए, उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो ग्रिड सबस्टेशंस होते हैं वहां पर हम उसकी पहले वोल्टेज को बढ़ाकर 132 किलो वोल्ट बना देते हैं ताकि करंट की वैल्यू कम हो सके। अब करंट की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो अब मैं उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करा सकता हूं क्योंकि कम अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेशन होगी आपकी। फिर हम अपने वायर्स के थ्रू उनको ट्रांसमिट करते हैं एक एंड से दूसरे एंड के अंदर। फिर जो मेन सबस्टेशन होता है वहां पे उसको भेजकर उसकी वोल्टेज को डाउन कर दिया जाता है 33 किलो वोल्ट। फिर 33 किलो वोल्ट के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा जाता है हैवी इंडस्ट्री की तरफ और एक हिस्सा जाता है फर्दर स्टेप डाउन होने के लिए। फर्दर वो 33 किलो वोल्ट से वो 11 किलो वोल्ट बनता है। देखिए आपकी जनरेशन भी 11 किलो वोल्ट की थी और बनी भी 11 किलो वोल्ट है। फाइनली उसके फिर दो हिस्से हो जाता है, एक चले जाता है आपके लाइट इंडस्ट्रीज को और दूसरा चले जाता है सिटी के जो सबस्टेशन है वहां पर। और वहां जाकर आपका ट्रांसफॉर्मर जो है वो स्टेप डाउन करके उसको 220 वोल्ट तक पहुंचा देता है ताकि हम जैसे कंज्यूमर्स इसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये पूरा ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहां पर आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब यही सारी बातें बेटा यहाँ पे बताई गई हैं। आगे मैं आपको लेके जाता हूँ नेक्स्ट आर्टिकल में जो कि है पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस। देखिए हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो तीन बेसिक, उसमें दो वायर्स मेन होते हैं। पहला होता है लाइव वायर, दूसरा होता है न्यूट्रल वायर और तीसरा जो अर्थ वायर है वो हम खुद अपने घर के अंदर फिक्स करते हैं। कैसे करते हैं उसके बारे में आगे आपको पता लगेगा। लेकिन हमारे घर के अंदर जो भी सप्लाई चलती है वो तीन वायर से चलती है, एक होती है लाइव वायर, एक होती है न्यूट्रल वायर और एक होती है अर्थ वायर। याद रखें जो एक्चुअलिटी में वोल्टेज आ रही होती है वो सिर्फ एक ही वायर से आ रही होती है, उसका नाम है लाइव वायर। इसी लाइव वायर को फेज वायर भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर की बात करते हैं तो उनकी वोल्टेज बिल्कुल जीरो होती है। ठीक है, एंड इनको न्यूट्रल वायर और अथवा हाँ इन दोनों की वोल्टेज सेम होती है। हाँ ये था मैं कि आपका जो लाइव वायर है उसको फेज वायर भी कहा जाता है। और इसी लाइव वायर के अंदर जो करंट आ रहा है उसकी जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट होती है। ऐसा नहीं कि सब में 220 वोल्ट, ना 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 ना, लाइव के अंदर 220 वोल्ट होती है, बाकी न्यूट्रल एंड अर्थ जो वायर्स हैं उसके अंदर क्या होता है आपका मतलब जीरो वोल्टेज होती है। अब सवाल मन में जरूर आता है, मुझे पता है कि सर हमें यार ये न्यूट्रल वायर की जरूरत क्या है। मैं थोड़ा सा आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है कि हमारे घर के अंदर दो वायर्स जो है वो आती हैं। इनमें से हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि ये मेरे पास एक अप्लायंस है। ठीक है, इस अप्लायंस के अंदर ये मैंने एक फ्यूज लगाकर लाइव वायर जो है यहाँ पर कनेक्ट कर दिया तो करंट यहाँ तक तो पहुंच गया। बट करंट को इसके थ्रू ले जाने के लिए हमें एक, देखो अब इसमें तो 220 वोल्ट है ना, तो जब तक एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप नहीं करेंगे तो करंट मेरा फ्लो नहीं करेगा। तो इसलिए हमें चाहिए होता है कि न्यूट्रल वायर जो क्या करता है, पहले तो इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है 220 वोल्ट का, जिसकी वजह से करंट इस अप्लायंस के थ्रू होकर वापस यहां से जाती है। तो अगर न्यूट्रल वायर में नहीं लगाऊंगा तो करंट सिर्फ यहीं तक पहुंचेगा, फर्दर वो अपना प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा न्यूट्रल वायर अटैच होना चाहिए, क्योंकि नंबर वन एक तो ये सर्किट कंप्लीट करता है, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या जितना भी आपने इस अप्लायंस ने यूज करना इलेक्ट्रिसिटी का वो करके बाकी सब न्यूट्रल वायर के थ्रू वापस भेज देता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंस है इस न्यूट्रल वायर की। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद यार देखो हमारे घर के अंदर कोई भी वायर आने से पहले, देखो मेन पोल में से हमारी इलेक्ट्रिसिटी की 3 वायर्स आ रही होंगी या 2 वायर्स आ रही हैं, उन 2 वायर्स को पहले हमारे कहाँ कनेक्ट किया जाता है, हमारे मीटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। और मीटर में कनेक्ट करने से पहले कंपनी वाले अपना एक फ्यूज लगाते हैं लाइव वायर के अंदर जो कि 50 एम्पियर का फ्यूज होता है। मतलब अगर आपकी करंट की वैल्यू 50 एम्पियर से अगर ज़्यादा हो गई तो ये फ्यूज़ उड़ जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ आनी बंद हो जाएगी। फिर अच्छा एक बात और है, कंपनी फ्यूज़ वाले के जो जो इसको मतलब कौन ऑपरेट करते हैं, इनको ऑपरेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ
जो कंपनी वाले बंदे होते हैं बस वही इसको ऑपरेट कर सकते हैं, आप नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी करिए यार, इनको नहीं आप छेड़ते होते। ठीक है। उसके बाद आपके पास किलोवाट आवर मीटर है, इसी मीटर के नंबर को देखकर ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। और उसके बाद इसमें से लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर निकाली जाती है, और लाइव और न्यूट्रल के साथ एक मेन स्विच अटैच कर दिया जाता है। ये जो मेन स्विच आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मेरा ना इसके अंदर क्या होता है, डबल पोल स्विच होता है। मतलब क्या कि अगर मैं इसको डाउन कर दूंगा स्विच को, तो लाइव और न्यूट्रल दोनों एक साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए एक डबल पोल स्विच हमें ये इस्तेमाल करते हैं मेन स्विच के अंदर। उस मेन स्विच के बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आता है, जिनमें एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर देखा होगा, ट्रिप करने वाला जो सिस्टम है वो अटैच्ड होता है। आपको पता है जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है ना, इसमें से किसी घर के लिए जब हम जिस किसी कमरे के लिए हम करंट भेजते हैं तो वो मैक्सिमम 30 एम्पीयर तक का ही होता है। इसलिए एक और फ्यूज लगता है जो कि आपका 30 एम्पीयर का है, जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर आता है हमारे पास हाउस वायरिंग या रिंग सिस्टम हम कहते हैं। क्या है ना यार, देखो अब रिंग सिस्टम हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट था। देखिए यार, मान लीजिए ये मेरा एक कमरा है, ठीक है, और यहाँ पर ना एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, और एक अप्लायंस यहाँ लगा हुआ है, एक अप्लायंस यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है। अब इन अप्लायंसेस को इंडिविजुअली इंडिविजुअली मैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक ले जाने में अलग अलग वायर का इस्तेमाल करूं, उससे बेटर क्या था, उससे बेटर था कि मैं यहां पर 3 वायर्स लूं। ठीक है, ठीक है, कौन सी, लाइव, अर्थ एंड न्यूट्रल। उन तीनों वायर को ना इस पूरे दीवार के अंदर एज ए रिंग सिस्टम के तौर पे उसको ऐसे करके वापस मैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लगा दूं। अब अगर कोई पर्टिकुलर मुझे अप्लायंस को अटैच करना है, तो यहां से 3 वायर लेके डायरेक्टली मैं इससे अटैच कर सकता हूँ, यहां से 3 वायर लेके इससे अटैच कर सकता हूँ, यहां से 3 लेके डायरेक्टली इससे अटैच कर सकता हूँ। इसके दो फायदे थे। पहली बात यह कि ये सारे अप्लायंसेस जो है आपस में पैरेलल हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर एक अप्लायंस खराब भी होता है दूसरे में कोई भी इंपैक्ट नहीं आता। और तीसरी सबसे बड़ी बात होती है जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, कि एक अप्लायंस के पास करंट पहुंचने के 2 रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता ये हो जाता है, दूसरा रास्ता है जो कि आपका ये है। अगर मान लो ये रास्ता खराब भी होगा तो यहाँ चला जाएगा, पहली बात ये। और दूसरा सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये था, क्योंकि आपके टोटल करंट के 2 हिस्से हो जाते हैं, इसलिए जो हम वायर्स यहाँ पे यूज करते हैं ना, थोड़ी सी हम थिन वायर यूज कर सकते हैं, जिससे ये थोड़ा सा और कॉस्ट इफेक्टिव भी हमारे लिए हो गया। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ते हैं। क्या ये डायग्राम आपको आ सकती, नहीं आ सकती तो प्लीज इतना ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेन क्या है, ये लाइन पढ़नी है कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के जो एमसीबीज होते हैं ना, उनकी मैक्सिमम रेटिंग 30 एम्पियर की होती है। मतलब ये कि अगर कोई मिनिएचर सर्किट ब्रेकर अगर ट्रिप हो रहा है नीचे, तो इसका मतलब है कि भाई आपके वो जो पर्टिकुलर अप्लायंस है 30 एम्पियर से ज़्यादा करंट यूज़ कर रहा है और ये इसको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसलिए वो ट्रिप हो जाता है आपका। क्लियर हो गया। अब एक बात हमेशा आपने जो याद रखनी है, इसकी एडवांटेजेस आपने याद रखने, प्लीज इसको ढंग से एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात मैं जो बता चुका हूं कि एक रिंग सिस्टम के अंदर हमारे किसी भी इंडिविजुअल अप्लायंस के लिए 2 सेपरेट पाथ होते हैं करंट के। ठीक है, इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 सेपरेट पाथ होने की वजह से हमारे जो वायर्स हम इस्तेमाल करते हैं रिंग सिस्टम के लिए, वो थोड़ी पतली सी वायर्स होती हैं, क्योंकि कम करंट जो हमें भेजना होता है, इसलिए ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव भी आपका हो जाता है। और ये सारी बातें ये पहले पॉइंट में लिखी हुई हैं। दूसरा पॉइंट आपका ये कहता है कि हर एक अप्लायंस क्योंकि सेपरेटली अटैच्ड होता है, तो हर एक अप्लायंस को एक सेपरेट फ्यूज में लगा सकता हूँ। इससे क्या होगा कि हर एक अप्लायंस जो है इंडिविजुअली हम बचा सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वैसे तो क्योंकि हमारा जो करंट का सप्लाई है वो कम ही है, तो जितने भी अलग अलग अप्लायंसेस हैं उनके लिए हम अलग अलग प्लग्स एंड सॉकेट्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे एसीज होते हैं या गीजर्स होते हैं, उनके लिए हैवी जो सॉकेट्स और हैवी जो प्लग्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वाइल इंस्टॉलिंग अ न्यू अप्लायंस इन द रूम, हमें एक नई लाइन को लेकर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक जाने की जरूरत नहीं है। हम उस अप्लायंस को लेंगे, उसमें से 3 वायर लेंगे और डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के साथ जोड़ देंगे, दैट्स इट। बट एक बात ध्यान रखना है कि ये जो करंट की वैल्यू है ये 30 एम्पियर से ज़्यादा एक्सटीड नहीं करना चाहिए, अदरवाइज एमसीबी जो है वो आपका ट्रिप कर जाएगा। इसके बाद कनेक्शन ऑफ ऑल अप्लायंस विद द मेंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि हर एक को हम इंडिविजुअली डायरेक्टली अटैच करते हैं इसके साथ। इसलिए ये जितने भी आपको अप्लायंसेस दिखते हैं वो सारे के सारे आपस में पैरेलल होते हैं। जितने भी लाइव वायर्स हैं उन सब में एक सेपरेट फ्यूज होता है, और उस सेपरेट फ्यूज की वजह से ये अप्लायंसेस जो है हमारे और सेफ हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इनको पैरेलल में अरेंज करने का क्या एडवांटेज है।
तो देखो पहली एडवांटेज तो यही है कि जितने भी अप्लायंसेज हैं हम सबको एक जैसा वोल्टेज जो कि 220 वोल्ट सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पैरेलल में जो वोल्टेज होती है वो सेम होती है। और दूसरे सबसे बड़ा एडवांटेज ये था क्योंकि पैरेलल में है, इसलिए इन सबको इंडिविजुअली मैं ऑपरेट कर सकता हूं अलग अलग स्विचेस से। डिसएडवांटेज क्या है सीरीज में लगाने का? सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि जितने भी अप्लायंसेज हैं अगर आप चेक करेंगे तो उसमें लिखा होता है 220 वोल्ट, मतलब अगर आप उनको 220 वोल्ट की सप्लाई दोगे तभी वो प्रॉपरली काम करेंगे। लेकिन अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में इन सबको लगा देंगे तो वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, तो कम वोल्टेज अगर देंगे तो या तो वो ऑपरेट नहीं होंगे या तो बहुत स्लोली ऑपरेट होंगे आपके। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे सभी अप्लायंसेस को मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दूंगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाने की वजह से जो नेट रेजिस्टेंस है वो आपकी बढ़ जाती है, और इसी वजह से कम अमाउंट ऑफ करंट आपका फ्लो करेगा और प्रॉपर्ली अप्लायंसेस आपके काम नहीं कर पाएंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यार क्योंकि सीरीज है ना, तो सीरीज में क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर एक अप्लायंस खराब हो जाता है तो उसकी वजह से बाकी सारे अप्लायंसेस जो है वो काम करने बंद हो जाते हैं, तो ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाते, और दैट इज द मेजर इशू फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसके साथ आपका जो ए पार्ट है वो खत्म हो जाता है। चलिए अब आपको मैं बी पार्ट की तरफ लेके चलता हूं। देखिए अब हमें बात करनी है सब बी पार्ट की, जिसमें लिखा है सम एसेंशियल कंपोनेंट्स और हाउस वायरिंग सिस्टम। देखिए मैं आपके लिए मैं पहले बता रहा हूँ कि आपको मैं ये सब सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ वन शॉट के अंदर, अदरवाइज डिटेल वीडियोस में ऑलरेडी सब डाल चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाइए वहां पे आपको पक्का मिल जाएगा। देखिए बेटा पहली बात हम फ्यूज की करते हैं। फ्यूज क्या है यार? एक ऐसा इलेक्ट्रिकल हमारे पास सेफ्टी डिवाइस है जो करंट की वैल्यू को लिमिट करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे कि हमें पता है कि कोई भी पर्टिकुलर अप्लायंस जो होता है ना, उसके अंदर ना उसकी कुछ वैल्यूज लिखी होती है। मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे कि अ, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये मान लेते हैं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। उस बल्ब में अगर मान लो लिखा है 100 वॉट एंड 220 वोल्ट होता है, बस कैलकुलेशन के लिए मैं 200 वोल्ट लिख देता हूँ। तो मैं चाहूँ ना तो इसमें से सेव करंट लिमिट कैलकुलेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग पी बाई वी। तो पी जो है वो मेरे पास यहाँ पे 100 वॉट दिया हुआ है, इस वॉट, ठीक है। तो ये 100 वॉट है और यहाँ पे 200 आ गया, तो 0.5 एम्पियर आ गया। तो इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ये कितना करंट बियर कर सकता है वो है 0.5 एम्पियर। अगर आपका 0.5 एम्पियर से ज़्यादा करंट इसमें फ्लो करेगा तो ये बल्ब जो है वो आपका फ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ना लाइव वायर के अंदर, याद रखें किस में करते हैं? लाइव वायर में करते हैं। लाइव वायर के अंदर एक फ्यूज लगा देते हैं जिसकी मैक्सिमम करंट लिमिट मान लेते हैं 0.6 एम्पियर तक है, एंड फिर उसको अपनी वायर से कनेक्ट करते हैं। उसके दूसरे एंड को फिर हम न्यूट्रल वायर से लगाकर इसको प्रॉपर्ली ग्लो करते हैं। अगर मान लीजिए करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है तो ये जो फ्यूज वायर है ये आपकी मेल्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, लाइव वायर डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आपका अप्लायंस बच जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट या बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इसके रिलेटेड होती है। अब सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई फ्यूज वायर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होता है आपका, सबसे पहली बात। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात इसमें याद रखनी है वो ये है कि जो थिकनेस ऑफ फ्यूज वायर है वो उसकी करंट रेटिंग को डिफाइन करता है। मतलब जितने देखो जितनी थिक वायर होगी ऑब्वियस उतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट आपका फ्लो कर सकता है, उतनी ही ज़्यादा उसकी करंट रेटिंग होगी। अब ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई फ्यूज वायर जो है वो बेसिकली किस वायर का बनाया जाता है। तो देखिए पहली बात, फ्यूज वायर जो होता है वो हमारा एलॉय ऑफ लेड एंड टिन होता है। पहली बात ये कि एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसको मार्क कर देता हूँ। तो सवाल यही आता है कि हमें फ्यूज वायर के अंदर कौन सी दो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होती हैं। पहली बात, हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो, मतलब जल्दी से पिघल जाए। और दूसरा, उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि जब करंट उसमें से पास करे तो वो हीटअप भी हो जाए आपका, ठीक है। तो दो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इसमें चाहिए होता है। तो यहाँ लिखा है कि हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट आपका होना चाहिए। सो सबसे बढ़िया जो हम यूज़ करते हैं वो एलॉय ऑफ लेड एंड टिन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 250 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए वो जल्दी वो पिघल जाता है। फिर सवाल ये आता है कि सर उसकी जगह पे हम कॉपर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? देखिए बात सिर्फ वही है कि जहां पर कॉपर की बात करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है जो कि 1080 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से वो पिघलेगा ही नहीं, और अगर वो पिघलेगा ही नहीं तो करंट तो लगातार ही लाइव वायर से आपके अप्लायंस तक जाता रहेगा, तो मेरा जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम कॉपर और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाकी ये आपका बेटा ये है
फ्यूज प्रॉपरली इसको कहते हैं। और बीच में ये जो पतली सी देख रहे हो आप ब्लू रंग की वायर, ये फ्यूज वायर कहलाई जाती है। जो सॉकेट आप देख सकते हो लाइव वायर में होता है, क्योंकि अल्टीमेटली वी वांट कि लाइव वायर डिस्कनेक्ट हो मेरी किसी भी अप्लायंस के साथ, चाहे कोई भी सेफ्टी डिवाइस हो, वो हमेशा लाइव वायर में ही कनेक्टेड रहेगी। ये बात प्लीज अपना आप ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा ये जो केस होता है ये पोर्सलिन का केस होता है आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्किंग का, तो इतना नहीं है। मेन है ये देखो, ये कार्ट्रेज है, ये कार्ट्रेज टाइप फ्यूज है, आजकल हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये मेन चीज है कि रीजन फॉर कनेक्टिंग द फ्यूज इन द लाइव वायर, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपकी सपोज कर लो जो फ्यूज है मैं न्यूट्रल वायर में लगा देता हूं, ये बात सच है कि करंट आपका फ्लो करेगा अप्लायंस के थ्रू और न्यूट्रल वायर के थ्रू जाएगा, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज़्यादा करंट अगर पास करेगा तो फ्यूज़ आपका डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा, ये भी मानता हूँ। लेकिन मेन से लाइव वायर से करंट अभी भी अप्लायंस तक जाएगा, जिसकी वजह से अगर आप अप्लायंस को टच करेंगे तो आपको शॉक लग सकता है। तो उस चीज़ से बचाने के लिए हमारा हमेशा मकसद होता है कि हमने लाइव वायर को डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है। बाकी किसी भी फ्यूज वायर की करंट निकालनी हो P/V से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कुछ वैल्यूज दी गई हैं आपको सॉल्व करके। देखिए एक बात याद रखें कि जब हम कोई फ्यूज वायर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वैल्यू आपकी सेफ्टी से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। उससे कम अगर आप रखेंगे तो ऑब्वियस है कि करंट हमेशा वो एक्सीड करेगा ही, या तो उस एक्सट्रीम तक कभी ना कभी तो जाएगा ही, तो उससे फ्यूज आपका हमेशा उड़ा रहेगा तो फिर फायदा क्या हुआ ना इस चीज़ का। इस वजह से तो थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की, मोटर जब कोई होता है ना, जैसे मान लो कोई कूलर का मोटर हो गया या पंप के मोटर हो गए, उन कंडीशंस में हम फ्यूज वायर जो है ना, जो उनकी लिमिट होती है वो थोड़ी ज़्यादा रखते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि पंप की मोटर को चलने के लिए इनिशियली आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल है कि एक वाटर पंप है। वाटर पंप की जो रेटिंग है वो 1.5 किलो वोल्ट है और 220 आपका वोल्टेज है इसमें। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जिस टाइम ये स्टार्ट होता है ना, उसी टाइम ये 10.4 एम्पियर तक का करंट यूज कर लेता है। लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो ये 6.8 एम्पियर में नॉर्मली चलता रहता है। तो अगर आपके फ्यूज वायर की वैल्यू 6.8 को ध्यान में रखते हुए अगर आप 7 एम्पियर कर दोगे, तो एक बार स्टार्ट होने के लिए तो उसको ज्यादा करंट चाहिए ना, तो फ्यूज तो हमेशा उड़ता रहेगा। इसलिए इलेक्ट्रिक पंप जैसी चीजों के लिए हमेशा जो फ्यूज वायर है ये देखा जाता है कि इनिशियली स्टार्ट होने के लिए कितना मैक्सिमम की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास आता है एमसीबी, जिसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का नाम हम देते हैं। आपने देखा होगा कि जो ट्रिप हो जाता है ना एकदम से, अगर आप देखेंगे बाहर आपके लगे होंगे हल्के हल्के स्विचेस होते हैं, कभी भी शॉर्ट सर्किट या कोई भी हैवी लोडिंग ओवरलोडिंग होती है आपकी, तो वो नीचे ट्रिप कर जाता है, फिर आप उठाते हो और वो काम कर जाता है। देखिए इसका बेनिफिट बहुत था। फ्यूज वायर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर वो मेल्ट हो जाए तो उसको चेंज करने का झंझट बहुत है, और जरूरी नहीं होता कि हर किसी के घर में एलॉय ऑफ लेड और टिन तो होगा ही होगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। एमसीबी का सबसे बड़ा काम ये था कि यार अगर इसको लगता है कि मेरे जो करंट फ्लो कर रहा है उसके पाथ में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो एकदम से वो ट्रिप करके नीचे ले जाता है, और लगभग 25 मिली सेकेंड्स के अंदर अंदर वो ट्रिप कर जाता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एक तो जितनी हमें इनकन्वीनियंस होती थी फ्यूज वायर को बार बार चेंज करने के लिए वो अवॉइड होगी। दूसरा, इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा क्विक है एज कम्पेयर टू द फ्यूज वायर, तो इस वजह से हम एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। बाद में हमारे पास स्विच आ जाता है यार, सिंगल पोल स्विच है, डबल पोल स्विच है, ठीक है। सिंगल पोल वो है जिसको हम नॉर्मली अपने ऑन ऑफ के लिए घर में हम इस्तेमाल करते हैं। डबल पोल वो है जिसमें एक साथ आपका लाइव और न्यूट्रल दोनों के दोनों डिस्कनेक्ट आपके हो जाते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, एटलीस्ट ये अपना रीड कर लेना। फिर स्विच को कहाँ अटैच करेंगे, मैंने हमेशा बताया कोई भी सेफ्टी डिवाइस का काम क्या होता है, लाइव को डिस्कनेक्ट करना, तो हमेशा लाइव में इसको लगाया जाता है। सवाल ये है कि लाइव में ही क्यों, क्योंकि अगर न्यूट्रल में आप ऑफ कर दोगे तो मानता हूँ करंट आपका पूरे सर्किट में फ्लो नहीं करेगा, मानता हूँ कि जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि लाइव वायर स्टिल मेरे बल्ब से कनेक्टेड है, तो अगर तुम बल्ब को हाथ लगाओगे तुम्हें झटका लग सकता है, और इसीलिए हमें लाइव वायर को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। फिर सर्किट विद ड्यूल कंट्रोल स्विच, या ड्यूल कंट्रोल वो है जो स्टेयरकेस के अंदर हम यूज नहीं करते थे, अगर आपको याद हो तो। ये देखो कभी आपने कभी देखा होगा कि एक स्विच नीचे लगा होता है, फिर आप चढ़ के ऊपर दूसरे स्विच लगा होता है। यहाँ स्विच ऑन करोगे तो बल्ब ग्लो करने लग जाएगा आपका, बाहर जाएंगे ठीक है बल्ब ग्लो करेगा, यहाँ जाके आप इसको स्विच ऑफ कर सकते हो। तो मतलब एक ही अप्लायंस को दो डिफरेंट स्विचेस से हम ऑपरेट करते हैं। नहीं कि तो अगर आप देखिए तो आपके बेड के साइड में दो स्विचेस ऐसे लगे होते हैं, कभी कोई ना कोई होगा पक्का, कि अगर तुम यहाँ से ऑन करोगे या यहाँ से ऑन कर लीजिए बल्ब आपका ग्लो करता ही है, ठीक है। तो इनको ड्यूल कंट्रोल स्विच कहा जाता है, इसको स्टेयरकेस वायरिंग भी कहते हैं।
क्या ये ड्रॉ करने को आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है जी। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से आपने करना है। इसमें देखो, अगर थोड़ा ध्यान से अगर आप देखें तो प्लीज याद रखें कि जो फ्यूज लगा होता है वो हमेशा लाइव में लगा होता है, स्विच भी लाइव में लगा होता है। देखो ये जितना भी आप देख रहे हो सब कुछ कहाँ लगा है? लाइव में लगा है, न्यूट्रल में कुछ नहीं लगा होता। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपके कई क्वेश्चन जो है ना, आई थिंक स्पेसिफिक पेपर में था या प्रीवियस ईयर में था कहीं पे, जिसमें उन्होंने सर्किट बना दिया था और आपको पूछा गया था कि बताइए लाइव कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है। तो आप तभी बता सकते हो अगर एक ऐसी वायर जिसमें कुछ कनेक्ट नहीं है समझ लो वो न्यूट्रल है, दूसरी मेरी फिर लाइव है। अर्थ का सिस्टम ही अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी कोई पंगा नहीं उसका। तो आप देख सकते हो कि स्विच अगर ऊपर की तरफ है, यहाँ स्विच नीचे की तरफ है, तो सर्किट इनकम्प्लीट है। ऐसे सिचुएशन में ये काम नहीं करेगा। अगर इसका स्विच नीचे है और ये भी नीचे है तो अब सर्किट कंप्लीट हो चुका है, तो अब ये काम करेगा। या दोनों ऊपर की तरफ है तब ये आपका काम करेगा। तो ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। अर्थिंग की बात करें, दो तरह की अर्थिंग है यार, एक लोकल अर्थिंग है और एक अप्लायंसेस के अंदर अर्थिंग होती है। लोकल अर्थिंग पूरे घर के लिए की जाती है। अगर आपके कभी किसी कंस्ट्रक्शन साइट में जाएंगे ना, वहां देखना वो घर के बिल्कुल बाहर ना एक खड्डा करके उसके अंदर एक कॉपर की वायर जो है, वैसे कॉपर की ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर एक प्रॉपर कॉपर की वायर जाती है, उसके दूसरे एंड में कॉपर की प्लेट लेके उसको वेल्ड किया जाता है और फिर जमीन में ही हम कॉपर सॉल्ट नहीं, कॉपर नहीं, कोयला, चारकोल एंड नमक, चारकोल एंड नमक का जो मिक्सचर है वो ऊपर तक डालते रहते हैं। हल्का हल्का पानी डालते रहते हैं ताकि मिट्टी बैठ जाए, मिट्टी भी डालते रहेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करते हैं अपने घर के बाहर जिसका काम क्या है, हमारे पूरे घर की अर्थिंग करना। वहां से निकली हुई जो वायर है ना, ये वही वायर है जो हम अपने मीटर, जो किलोवाट आवर जो मीटर है ना उसके साथ अटैच करते हैं। फिर वहां से वायर्स हमारे घर के अंदर एंटर करती है। तो जितने भी आपके अप्लायंसेस के अंदर अर्थिंग दिखाई देती है ना, वो सारी की सारी अर्थिंग इनडायरेक्टली इस वायर से अटैच्ड होती है और इसके थ्रू वो आपका पास करके अर्थ में चले जाता है। अगर किसी अप्लायंस के अंदर आपसे पूछा जाए भाई अप्लायंस में कहां होता है, तो याद रखें आपका आंसर होना चाहिए कि मेटल केस ऑफ द अप्लायंस में होता है। क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट वी वांट कि भाई मेटल केस के अंदर देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे एक अप्लायंस का एग्जांपल है। यहाँ पे एक लाइव वायर है, फ्यूज स्विच सब अटैच किया हुआ है, उसके बाद अंदर ये कॉइल है और यहाँ पे आपका इंसुलेटर लगा हुआ है। मान लो किसी वजह से ज़्यादा गर्म होने की वजह से आपकी इंसुलेशन पिघल जाती है और ये लाइव वायर अगर मेटल सरफेस से टच हो जाता है, अगर आप मेटल सरफेस को टच करेंगे तो आपको करंट लग जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या किया जाता है कि अगर आपकी लाइव वायर मान लो मेटल सरफेस से टच होगी तो वो सारी की सारी करंट है ना इस टर्मिनल से होके सीधा कहाँ जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, दो चीजें हो जाएंगी। पहली बात तो एमसीबी को समझ में आएगा कि करंट का एकदम से तेज फ्लो हुआ है कहीं पे, वो वहीं पे ट्रिप हो जाएगा, जिससे वो समझ जाएगा भाई कि यहाँ पे कोई फॉल्ट है, उस फॉल्ट को ठीक करिए, काम चलाइए अपना। और दूसरी बात क्या कि आपको शॉक नहीं लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर अप्लायंस में पूछा जाए अर्थिंग कहाँ होती है, बोला मेटल केस में होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये इसका सिंबल है अर्थिंग का। दूसरा यार ये भी बोला गया कि अप्लायंस में जब आप मेटल केस के साथ लगाते हो तो पेंट रिमूव कर ले करो, अदरवाइज इंसुलेशन रहेगी तो वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। ओके, अब आ जाता है बेटा 3 पिन प्लग एंड सॉकेट। देखो क्या ये दोनों बनाने को आएंगे प्लग एंड सॉकेट? तो आंसर है हाँ। क्या आपको पता होना चाहिए कि अर्थ कौन सा, न्यूट्रल कौन सा, लाइव कौन सा? आंसर है हाँ। आपको 1 2 3 लिख के पूछ सकते हैं, बोलेंगे पूछ बताओ मेरे को कौन सा अर्थ है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा लाइव, तो ये सब आना चाहिए आपका, ठीक है। इस पूरे चीज के अंदर ना जो सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ना वो यहां से शुरू होता है। ये यहां से शुरू होकर यहां तक जाएगा, पहले तो ये अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसमें क्या क्या बातें बताई हैं, बहुत कुछ बताया हुआ है। पहली बात ये कि जो अर्थ पिन होती है वो हमारा थिकर एंड लॉन्गर क्यों होता है एज कंपेयर टू लाइव एंड न्यूट्रल। तो पहला इसका आंसर ये है कि ये हमारा थिकर इसलिए है ताकि आप गलती से न्यूट्रल और लाइव के होल के अंदर इसको इंसर्ट ना कर दो। पहली बात तो ये। लॉन्गर इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं हमारा अप्लायंस पहले उसकी अर्थिंग हो जाए, उसके बाद जाके लाइव और न्यूट्रल वहां जाके टच हो, ताकि हमें शॉक ना लगे और कोई फॉल्ट होगा अप्लायंस में तो उससे हम बच जाएंगे। तो इसलिए जो हमारा अर्थ पिन है वो लॉन्गर एंड शॉर्टर होता है एज कंपेयर टू अदर टू पिन्स। इसके अलावा ये जो आप पिन देखते हो, इस पिन में एक हल्का सा कट लगाया जाता है, ये स्प्रिंग एक्शन के लिए होता है। स्प्रिंग एक्शन से क्या होता है कि वो प्रॉपर्ली इंसर्ट हो जाता है मेरे अर्थ वाले होल के अंदर, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ओके, फिर हमारा बेटा सॉकेट आता है। सॉकेट अगर आप देखेंगे तो ये हमारा सॉकेट है और आप देखेंगे अर्थ पिन का जो होल है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल एंड लाइव। पता होना चाहिए बेटा कि ये न्यूट्रल है ये लाइव है, आपका कहीं होगा ना कंफ्यूज होता है, ये लाइव है ये न्यूट्रल है तो उनको लगता है होल में भी ये नहीं, पर लग तो ऐसे घूम के लगेगा ना, तो इसलिए राइट साइड वाला हमेशा लाइव होता है
और लेफ्ट वाला न्यूट्रल होता है अगर मैं सॉकेट की बात करता हूँ। बाकी सेफ्टी प्रिकॉशन यही है कि आप गीले हाथों से काम ना करें। दूसरी बात ये कि जो प्लग एंड सॉकेट है वो प्रॉपर्ली फिट होने चाहिए, क्योंकि अगर हल्का सा भी कोई गैप मिल गया तो वहाँ की जो हवा है उसमें आयनाइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से स्पार्क प्रोड्यूस हो जाता है, बर्निंग हो जाती है वहाँ पे। ठीक है। बाकी कलर कोडिंग की बात करें यार, देखो हमारे पास ओल्ड कन्वेंशन है, न्यू कन्वेंशन है। काइंडली इनको याद रखें कि ओल्ड कन्वेंशन में लाइव रेड होता था, न्यू में ब्राउन यूज होता है, न्यूट्रल पहले ब्लैक था, अब लाइट ब्लू यूज होता है, ग्रीन है, ग्रीन और येलो है। तो इस पे भी आपके एमसीक्यूज या क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर आता है बेटा हाई टेंशन वायर। देखिए क्या होता है ना, हाई टेंशन वायर जो होती है ना, अगर आपने देखा होगा कि कुछ हमारे पास ऐसी वायर्स होती हैं जिनमें कॉपर की वायर्स ना बहुत सारी निकल दी होती हैं और ये आपस में इंटेंगल्ड होती हैं, कई सारी कॉपर की वायर्स होती हैं ऐसे वाली। तो अब सवाल ये है कि हमें एक सिंगल कॉपर की वायर के बजाय हम इतनी सारी पतली पतली वायर्स को आपस में इंसुलेशन करके फिर उनको मतलब इंटेंगल क्यों करते हैं। तो इसी को पहली बात तो हाई टेंशन वायर कहते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि अगर सिर्फ एक ही कॉपर की वायर होगी, अगर मान लो यही एक कॉपर की वायर, तो हीट सिर्फ इसके इस सरफेस बाहर वाले सरफेस से निकलेगी। लेकिन अगर पतली पतली कई सारी वायर्स होंगी तो हर वायर के सरफेस से हीट आपका निकल सकता है, जिससे मेरी वायर ज्यादा हीटअप नहीं होती है। तो मतलब सरफेस एरिया बढ़ जाता है, कहने का मतलब है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यार, यहाँ पे था ये देखो। पहली बात आता है कि एक हाई टेंशन वायर वो है जिसकी लो रेजिस्टेंस हो और हाई सरफेस लार्ज सरफेस एरिया होता है। कहता है इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ सिंगल थिक वायर ऑफ द लो रेजिस्टेंस एज द हाई टेंशन वायर, इट इज मेड अप ऑफ द ट्विस्टिंग टुगेदर अ नंबर ऑफ थिन वायर्स। वो आपस में भी इंसुलेटेड होती हैं, क्यों? ताकि लार्ज सरफेस एरिया मिल सके। क्यों? ताकि एक so that it radiates the heat produce more readily to the surrounding as compared to a single thick wire, ताकि जो हीट जनरेशन हो रही है वो साथ के साथ मेरे सराउंडिंग में जाता रहे, जो ये सिंगल थिक वायर में करना मुश्किल है। फिर प्रिकॉशंस हैं यार, फायर से कैसे बचना, इलेक्ट्रिक्स हो गया, ये तो जस्ट रीड कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एंड इसके साथ बेटा आपका ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कवर हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है।